हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग रेशो का। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसी के आगे हम देखते हैं कि एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं या टूल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि रेशो एनालिसिस, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। उसी में से एक स्टेटमेंट यानी कि एक तरह का हमने टूल्स पढ़ा, उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो एक ऐसा मेथड है हमारा या ऐसा टूल कहें हम कि फाइनेंशियल एनालिसिस हो सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल पोजीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। या रेशो का अगर हम मैथ की लैंग्वेज में रेशो की डेफिनेशन समझें तो क्या है कि रिलेशन बिटवीन द टू नंबर्स। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग रेशो को समझें तो जो फाइनेंशियल डिजिट्स होते हैं हमारे, उन दो फाइनेंशियल डिजिट्स को कंपेयर करें और उसका एनालिसिस करें तो उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशो कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने डेफिनेशन, द रिलेशन बिटवीन द टू इंटरडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दो फाइनेंशियल इवेंट्स को, दो फाइनेंशियल डिजिट्स को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं तो और उसका रिजल्ट निकालते हैं तो क्या कहलाता है? यहाँ पर अकाउंटिंग रेशो कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि फाइनेंशियल रेशो क्या है? एक टूल है। टूल कौन सा टूल है? फाइनेंशियल एनालिसिस करने का एक टूल है, एक ऐसा साधन है जिससे हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा करने से नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितना हमारा सॉल्वेंसी पोजीशन है, कितना हमारा लिक्विडिटी है, कितने दिन में हम पेमेंट कर सकते हैं, कितने दिन बाद हम पेमेंट ले सकते हैं, या कौन सा हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी सॉल्वेंसी शो करता है। क्लियर है? चलिए, अगला जो हमारा है इसका ऑब्जेक्ट वो है फाइनेंशियल डाटा। आप सभी को पता है कि अगर फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं करेंगे तो शायद हमको बजट बनाने में और नेक्स्ट स्टेप लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा। तो पूरा फाइनेंशियल डाटा अरेंज करता है कौन सा टूल? अकाउंटिंग रेशो, यानी टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये पूरा फाइनेंशियल डाटा हमको अरेंज करके दे देता है। फोरकास्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सही नॉलेज नहीं होगा, सही जानकारी नहीं होगी, तो वह बजट और फोरकास्टिंग नहीं कर सकता। फोरकास्टिंग मतलब यानी कि फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता है। इसीलिए अकाउंटिंग रेशो से हमें इतनी हेल्प मिल जाती है कि हम क्या कर सकें? फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं और बजट भी इजीली तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आगे कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर की हमारी ये पोजीशन थी, इस साल हमारी ये पोजीशन है, इतना परसेंट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है, या इतने परसेंट से हमारा करंट या हमारा वर्किंग कैपिटल या करंट रेशो कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया है, कौन सा आइडियल फॉर्म था, किस आइडियल फॉर्म से हम कम हैं कि ज़्यादा हैं। इस तरह के सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हो जाते हैं? कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो से फिल हो जाते हैं। तो बच्चों, अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स को करने के बाद इंपोर्टेंस पे बात आती है, क्योंकि इस चैप्टर में से इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्ट्स और रेशो कैलकुलेशंस और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होता है, ये इंपोर्टेंस होता है। इसलिए हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके लिए, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग रेशो। चाहे हम फाइनेंशियल एनालिसिस के एडवांटेज पढ़ें, चाहे हम कोई से भी टूल्स के फाइनेंशियल टूल्स के एडवांटेज पढ़ें, लगभग क्या है? मिलते जुलते होते हैं। जैसे बेनिफिट्स फॉर मैनेजमेंट, इससे किसको लाभ मिलता है? मैनेजर्स जो होते हैं, जो मैनेजमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी कंपनी का, उनको बेनिफिट्स मिलता है इस सब कैलकुलेशन से। हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी, जो मैं पहले कह चुका हूँ, ये हमारे ऑब्जेक्ट में भी था, कंपैरेटिव स्टडी करना। ठीक है, फाइनेंशियल वीक पॉइंट, जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल वीक पॉइंट्स है उनको फाइंड आउट करना, क्योंकि इसमें कुछ आइडियल्स दिए जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग रेशो में कुछ आइडियल्स फॉर्म दिए जाते हैं, इस आइडियल फॉर्म से अगर आपका रेशो कम है तो आप उस पोजीशन पे क्या है? वीक हैं। अगर जो आइडियल फॉर्म दिया गया है उस आइडियल फॉर्म से भी अगर आपका कैलकुलेशन कम है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं वीक हैं। तो ऐसी चीज़ें को हमें हेल्प मिलता है फाइंड आउट करने में कि कौन सा हमारा पोजीशन कितना स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। ठीक है, फाइंड आउट द फाइनेंशियल साउंडनेस, हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस को देखते हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं और कहाँ पर हम वीक हैं, कौन सी पोजीशन हमारे पास कैश आ सकता है, या कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी कितना चल रहा है, ऑपरेटिंग कितना चल रहा है, फाइनेंसिंग कितना चल रहा है, नेट प्रॉफिट रेशो कितना चल रहा है। इन सबको हम इजीली देख सकते हैं। इसलिए हम फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि हमारी स्ट्रांग नहीं, इन सबको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प इन एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है हमको अकाउंटिंग रेशो से। चलिए बच्चों,
देखिए ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेज। इसके साथ हम बात करें अगर कुछ लिमिटेशंस की, तो ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि लिमिटेशन का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां ढूंढना। तो कमियां तो हर चीज़ में है कि ये कमी है कि इसमें क्या होता है, रिजल्ट क्या नहीं होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं है। इसके बाद भी हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करना पड़ते हैं। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नहीं है कि किससे हम डिसाइड करें। जैसे कुछ रेशो के तो स्टैंडर्ड है, कुछ रेशो के स्टैंडर्ड नहीं है कि इतना परसेंट होगा तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, इतना परसेंट होगा तो ठीक है। जैसे कुछ स्टैंडर्ड का मतलब ये, जैसे करंट रेशो क्या होना चाहिए, 2:1 के रेशो में है तो ठीक है, लिक्विड रेशो 1:1 के रेशो में होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन बाकी के रेशो का परसेंटेज तो नहीं है ना, या उनका तो टाइम नहीं है ना, उनका तो कोई सीक्वेंस नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स नहीं है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और ये सब जगह अप्लाई हो एक जैसा, एक यूनिफॉर्म में, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कभी कभी रिजल्ट भी क्या होते हैं हमारे बहुत सटीक नहीं होते। तो कुछ कमियाँ तो हर एक एनालिसिस में, हर एक टूल्स में, हर एक तरह के प्रोसेस में है। क्लियर है? तो एडवांटेज हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए एंड लिमिटेशंस हो गए। आपको यहाँ सबसे मेनली याद रखना है करंट एसेट्स कौन सी होती है और करंट लायबिलिटी कौन सी होती है। यहाँ पर मैंने मोस्टली जो करंट एसेट्स हैं वो और जो मोस्टली करंट लायबिलिटी है उनका लिस्ट आपको दे रखा है। ठीक है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवल, स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। कुछ करंट लायबिलिटी एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स। इस तरह की कुछ चीज़ें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हैं। अच्छा, ये तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना। लेकिन कुछ इस तरह से कैलकुलेशंस भी करना पड़ते हैं, जैसे करंट रेशो, जो मोस्ट फार्मूला आपके लिए सबसे फर्स्ट फार्मूला कौन सा होता है? करंट रेशो का। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 2:1 है। दूसरा फॉर्मूला क्या हमने कैलकुलेट करना पड़ता है मोस्टली? लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिसमें स्टॉक और प्रीपेड नहीं होता है। सारी करंट एसेट्स होती है, लेकिन किसको छोड़ करके? स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ करके। क्लियर है? तो लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। एक और जो आपको बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है जिसका नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बच्चों और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूलेज और किस तरह से रेशो को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बताऊंगा। जब तक के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू।